नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है आपके अपने परिवार सफलतागंज में। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं सफलतागंज चैनल पर हिंदी सब्जेक्ट का यह विशेषण टॉपिक। तो साथियों, विशेषण टॉपिक के कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो साथियों, इसकी प्रैक्टिस अवश्य करेंगे और वीडियो को अंत तक देखना है ताकि दी हुई जानकारी आपको अच्छे से पता हो सके, आपको अच्छे से पता चल सके। तो साथियों, बिना किसी लेट लपेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि दी हुई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, कोमलतम शब्द में विशेषण की अवस्था है। कौन सी अवस्था है वही बताना है। तो साथियों, पहली चीज आपको ज्ञात होना चाहिए कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो मित्रों, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। वो पहली अवस्था होती है मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था और तीसरी होती है उत्तमावस्था। संयुक्तावस्था जैसा कुछ नहीं होता है। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होंगी। और कोमलतम शब्द का मतलब है सुपरलेटिव डिग्री। जो आप लोग देखते हैं भाई, इंग्लिश में देखते हैं, तो वही डिग्रियां यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर कोमलतम मतलब जो सबसे अच्छा है या सबसे कोमल है, मतलब तीनों में जो सर्वश्रेष्ठ है। अब यहाँ पर कोमल की बात हो रही, तो कोमल ये होता है साथियों। अगर इसकी हम तीनों अवस्थाओं की बात करें तो क्या होगा, पहले इसकी मूलावस्था जो होती है वो कोमल होती है। उसके बाद दूसरी जो होती है साथियों, वो होती है कोमलतर। और साथियों, इसमें जो तीसरी होती है वो होती है भाई कोमलतम। तो यहाँ पर कोमल एक नॉर्मल सा विशेषण होगा और कोमलतर क्या होगा, जब दो चीज़ों में आप कंपेयर करेंगे, उसमें जो कोमल है, जो मृदु है, जो सॉफ्ट है, वो दो वस्तुओं में, दो व्यक्तियों में, जो जिस भी दो चीज़ों की आप कंपेयर कर रहे होते हैं। और कोमलतम जो होता है, जो सबसे ज़्यादा मृदु हो, सबसे ज़्यादा कोमल हो। अच्छा, विशेषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो जब आप किसी से कंपेयर करते हैं दो वस्तुओं में या दो से अधिक वस्तुओं में, तो वहाँ पर जब आप दो वस्तुओं में कंपेयर करते हैं, दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं, तो आप उत्तरावस्था का प्रयोग करते हैं। और जब एक वस्तु का बहुत सारी चीज़ों से तुलना करते हैं तो वहाँ पर उत्तम अवस्था, उसमें जो सबसे अच्छी होती है वो होती है भाई उत्तम अवस्था। तो इसको याद कैसे रखना है, तो भाई उत्तरावस्था में लास्ट में तर लगा होता है, और जब आप उत्तमावस्था की बात करते हैं तो उसमें तम लगा होता है। तो इस तरीके से याद रखेंगे, इससे बहुत बार क्वेश्चन देखे गए हैं। जैसे पूछता है लघु, लघु शब्द विशेषण है, इसकी उत्तरावस्था क्या होगी, तो लघुत्तर हो जाता है। और जब पूछता है इसकी उत्तमावस्था क्या होगी, तो साथ ही हो जाता है लघुत्तम। जैसे सुंदर होता है सुंदरतर और सुंदरतम हो जाता है, वैसे ही कोमल, कोमलतर और कोमलतम। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था जिसमें शब्द जो होता है वो एकदम बेसिक विशेषण होता है, सामान्य विशेषण होता है। और जब दो लोगों में कंपेयर करते हैं, दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं, दो वस्तुओं में कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तब आप उत्तरावस्था अर्थात उत्तरावस्था का प्रयोग करते हैं। जैसे कोमलतर हुआ है, लघुत्तर हुआ है, सुंदरतर हुआ है। और जब जो सबसे अच्छी चीज़ होती है तीनों में, या तीनों क्या उससे अधिक जो भी कुछ हो, तो वहाँ पर आप उत्तम अवस्था का प्रयोग करते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे, इनका जो कार्य होता है वो तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है। तो भाई, पहला क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन सा था, शानदार सा क्वेश्चन था। आशा करता हूँ विशेषण की अवस्थाओं, और यदि किसी शब्द में पूछता है तो कभी कभी पूछ देता है एक शब्द ही लिख देता है, लघुत्तर बताइए कौन सी अवस्था है। कभी कभी पूछ देता है दो लोगों में, जैसे पूछ देगा कि राम रमेश से अधिक अच्छा है। तो यहाँ पर दो लोगों की तुलना हो रही है, तो यहाँ पर किस विशेषण का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर किस अवस्था का प्रयोग होगा, तो उत्तरावस्था का होगा। वहीं पर लिखा जाए कि राम इस क्लास में बैठे हुए सभी बच्चों से अच्छा है, तो वहाँ पर उत्तमावस्था का बात होगी, उत्तमावस्था वहाँ पर होगी। जो सबसे अच्छा होगा वहाँ पर उत्तमावस्था, जो दो लोगों में अच्छा है, दो स्थानों में अच्छा है, वहाँ पर उत्तरावस्था। जो बेसिक सा है, सामान्य सा विशेषण है, वो मूल अवस्था होता है। तो बात को समझ चुके होंगे। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो अभी हमने डिस्कस भी किया है। तो विशेषण के साथियों 3 अवस्थाएं होती हैं। हमने अभी बताया कि मूलावस्था होती है, एक हो जाती है मूलावस्था, दूसरे में साथी होती है उत्तरावस्था, और साथियों तीसरी होती है उत्तम अवस्था।
तो भाई तीन अवस्थाएं होंगी, इसकी याद रखना है। विशेषण की तीन अवस्थाएं, इनका कार्य जो होता है वो तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं साथियों। कालीचरण चंपत राय से ज्यादा विद्वान है, दिए गए वाक्य में विशेषण की अवस्था बताएं। शानदार सा क्वेश्चन है। यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है। कालीचरण जो है वो चंपत राय से ज्यादा विद्वान है, तो मतलब दो लोगों में कंपेयर हुई है कि कालीचरण जो है वो चंपत राय से ज्यादा विद्वान है। तो यहाँ पर साथियों अभी हमने बताया कि जब दो लोगों की तुलना करते हैं तो यहाँ पर उत्तरावस्था होती है, और यदि यहीं पर होता कि कालीचरण सभी लोगों से ज्यादा विद्वान है, तो वहां पर उत्तमावस्था हो जाता। तो वहां पर उत्तमावस्था होता। बात को समझ रहे होंगे, इसी चीज पर हमने डिस्कस किया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका, संज्ञा सर्वनाम की व्याप्ति मर्यादित करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं या शब्द कहलाते हैं। तो बताएंगे भाई, व्याप्ति मतलब होता है, व्याप्ति का अर्थ होता है साथियों विस्तार। व्याप्ति का अर्थ होता है विस्तार। तो विस्तार निर्धारित करने के लिए साथियों विशेषण का ही प्रयोग करते हैं। जैसे जब आप एग्जाम्पल बोलते हैं कि लड़के लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं, तो अभी लड़के जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है, परंतु उनमें उनका विस्तार अभी बहुत ज़्यादा है। जैसे लड़के शब्द का जब आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपको पता नहीं कितने लड़के हैं, कौन से लड़के हैं, लेकिन वही बात करें क्लास में जो पागल लड़के हैं वो ज़्यादा ही गधे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने पागल शब्द विशेषण लगाया, और क्लास में मतलब कुछ जो उद्दंड टाइप के विद्यार्थी होते हैं, जैसे 50 लड़के हैं तो 10 उसमें से उद्दंड हैं, तो उनकी बात हो रही, मतलब उनको एक पागल शब्द दिया गया, हालांकि पागल नहीं होते हैं। एज एग्जाम्पल में बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर उन 50 में से उन 10 उद्दंड छात्रों की बात हो गई। तो अभी जो लड़कों का विस्तार था वो 50 लड़कों में है जैसे क्लास में होते हैं, परंतु जब बात की जाए कि उद्दंड छात्र तो वो 10 हो जाएंगे, मतलब उनमें से 50 से निकाल के आप 10 को एक तरफ रख देते हैं। तो उसकी व्याप्ति मतलब उसका विस्तार जो है वो एक मर्यादा में आने लगता है, कम होने लगता है। तो अभी जब लड़के कहेंगे तो लड़के कोई भी हो सकते हैं, सब सारे लड़के लड़के होते हैं, तो उनमें से कौन से या कहें जो अच्छे खिलाड़ी हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, खिलाड़ी वाले हो गए, अच्छे इंसान हो गए, तो उसमें से पागल हो गए, गधे हो गए, विद्वान हो गए, काबिल हो गए। तो जब ये शब्द लगा देंगे तो सारे लड़कों में से वो निकल के आ जाएंगे जो पागल होंगे। तो व्याप्ति मर्यादित करने का काम जो होता है वो विशेषण का होता है। ये डेफिनेशन पूछी गई है सीधे सीधे परीक्षा में, जबकि विशेषण की परिभाषा आप लोग पढ़ते रहे हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वो भी सही होती है, और दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति मर्यादित करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो बताएंगे भाई। ऑप्शन ए में आपका दिया है 4, ऑप्शन बी में दिया है 5, ऑप्शन सी में दिया है 6, ऑप्शन डी में दिया है 7। तो भाई देखेंगे ऑप्शन ए 4 दिया हुआ है, कितने होते हैं। तो जब भी आप विशेषण की काउंटिंग करेंगे साथियों, तो जैसे कि आप विशेषण में देख रहे हैं वाह बना हुआ है, शाह बना हुआ है, और फिर मूर्धन्य श है, फिर ड़ा है, तो ये 4 अक्षर दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब कुछ याद कर लेना इस तरीके से कि विशेषण के साथियों पार्ट जो होते हैं वो 4 होते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल भी सही होगा। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है भाई गुणवाचक विशेषण, एक गुणवाचक होता है साथियों, संख्यावाचक विशेषण होता है, एक होता है परिमाणवाचक, और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के 4 भेद हो गए, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के कितने भेद होंगे साथियों, 4 भेद होंगे। बेहतरीन सा सवाल है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो देखेंगे भाई, गुलाटी गुलाटी बुलाती नहीं है भाई, गुलाटी लाल के चारों लड़के निकम्मे हैं, दिए गए वाक्य में चारों शब्द कौन से विशेषण का भेद है। तो बताएंगे भाई, इसमें बेहतरीन सा क्वेश्चन है, एकदम शानदार क्वेश्चन है। चारों शब्द जो है इसको बताना है ये कौन सा भेद है, आवृत्ति बोधक है, प्रत्येक बोधक, समुदाय बोधक है या क्रम बोधक है। तो पहली चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अभी आपने पीछे पढ़ा है संख्यावाचक विशेषण, उसी संख्यावाचक विशेषण के 2 पार्ट होते हैं।
एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान मतलब ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जिन्हें आप संख्या में गिन सकते हैं और निश्चित तौर से आपने गिन लिया है तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और दूसरा जिसका पार्ट होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो वहाँ पर बात ये आती है कि जिन वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थान या कुछ भी हो जिसको आप एक संख्या में गिन सकते हैं परंतु गिना नहीं गया है, वो अनिश्चित हो जाती हैं। तो साथियों, ये जो भेद हो रहे हैं आवृत्ति, प्रत्येक, समुदाय या क्रम बोधक के निश्चित संख्यावाचक के पार्ट होते हैं। आवृत्ति बोधक में क्या होता है, जब किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान जो भी कुछ है उसको रिपीट कर दिया जाए, या बात करें कि जो विशेषण दिया हुआ है उसको रिपीट कर दिया जाए तो वहां पर आवृत्ति हो जाती है। और प्रत्येक बोधक में जब हर एक की बात हो, समुदाय में जब एक ग्रुप की बात हो, क्रम की बात होती है तो नंबरिंग होती है। ध्यान देना आवृत्ति में कैसे शब्द आते हैं, तो आवृत्ति में आता है गुना। जैसे 4 गुना, 5 गुना। आवृत्ति में क्या होगा, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना। तो ये जो गुना जहाँ लगा होगा वहां पर आवृत्ति हो रही है। अच्छा, आवृत्ति इसलिए होती है जैसे आपके पास 5 किताबें हैं और उसका मतलब दूना कर दिया जाए तो 10 हो जाएंगे, तो क्या बोलेंगे आप कि 2 गुना हो गया, मतलब 5 थे और 5 की आवृत्ति हो गई, अर्थात आपके पास 10 हो गई। और इसी को आप कह सकते हैं कि 2 गुना हो गई। आपके पास 10 वस्तुएं थी, 10 पेन थे, 10 आपके पास फिर और दे दिए जाएं तो आपके पास हो जाएंगे 20। और गुना कितना होगा, तो भाई गुना हो जाएगा 2 गुना। मतलब कि आवृत्ति होना अर्थात उतने ही रिपीट हो जाना। आपके पास 100 रुपए हैं और आपको 400 और दे दिए जाए तो क्या होगा भाई, आपके पास 500 हो जाएंगे, अर्थात 4 की और आवृत्ति हो गई तो मतलब 4 गुना वृद्धि हो गई, अर्थात आपके पास जो रुपए हो गए वो 500 हो गए। प्रत्येक बोधक में क्या होता है, प्रत्येक शब्द का ही अर्थ होता है हर एक। तो यहाँ पर हर एक, प्रत्येक, एक एक करके लिखा होता है कि प्रत्येक बालक को। तो बालक की विशेषता क्या है कि वो पर्टिकुलर एक है, प्रत्येक। ऐसे लिखा हो कि इस क्लास के हर एक बच्चे को समोसा दिया जाएगा, तो हर एक क्या बता रहा है, ये प्रत्येक बोधक का पार्ट हो जाता है। इसी तरीके से जब हम लोग समुदाय बोधक की बात करते हैं तो समुदाय शब्द का मतलब ही होता है ग्रुप बनना होना। तो ग्रुप में होता है दोनों, तीनों, चारों, पांचों, सातों, आठों। जैसे कहा जाए कि अ, तुम्हारे घर के चारों कमरे तुम्हारे घर के चारों कमरे इस समय खाली नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि चारों कमरों का एक समुदाय बनाया जा रहा है। तो यहीं पर आप देख सकते हैं कि लड़के जो है वो चारों लड़कों की बात हो रही है, तो अर्थात समुदाय की बात हुई। जब तीनों, चारों, दोनों, पांचों, सातों, आठों, बारहों इस तरीके से आएगा तो वो समुदाय की बात कर रहा होगा। उसके बाद जब हम क्रम बोधक की बात करते हैं तो क्रम कैसे आप देखते हैं, तो भाई क्रम होता है, जब भी आप क्रम की बात करते हैं तो क्रम आप देखते हैं जैसे कि किसी भी परीक्षा का जब परिणाम आता है, अगर उसकी लिस्ट लगी होती है कहीं तो वहां पर आप देखने जाते हैं और फिर आप बताते हैं कि सर मेरा स्थान ऊपर से चौथा है, हमारा स्थान ऊपर से चौथा है, या कहते हैं हमारा स्थान नीचे से पहला है या ऊपर से पहला, कहीं भी हो सकता है। तो जब इस तरीके से बात करते हैं मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 10वां, 20वां, 50वां, तो वहां पर क्या हो रहा है, क्रम की बात कर रहे हैं कि हमारा स्थान पहला है, अर्थात हमारा क्रम जो था वो पहला था। तो ये क्रम बोधक हो जाता है। समुदाय में दोनों, तीनों, पांचों होगा, प्रत्येक में हर एक, एक एक, एक एक करके प्रत्येक, और आवृत्ति में गुना की बात होगी। और इसी में एक और पार्ट होता है गणना बोधक। तो गणना की बात आती है तो गणना जब आपको करने को दिया जाए कि भाई इस क्लास में जितने भी लड़के हैं उनकी गणना करिए, तो गणना करने के लिए आप बताते हैं कि 1 2 3 4 5, ये साथियों गणना होती है। अब ये किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की हो सकती है। जैसे कहें हमारे पास 5 किताबें हैं तो 5 शब्द जो होगा वो किताबों की विशेषता बतला रहा होगा और 5 शब्द जो है वो गणनावाचक विशेषण होगा। जैसे तुम्हारे घर में 2 कमरे हैं तो 2 शब्द क्या बताएगा, एक गणना हो रही है, तो गणना जब भी करते हैं तो आपको गणना करने को दिया जाएगा तो आप ऐसे ही करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये गणना होती है। तो जब किसी व्यक्ति के विषय में कोई संख्या लगाई जाए, किसी स्थान के पहले लगाई जाए या किसी वस्तु के पहले, तो वहाँ पर वो गणना बोधक हो जाता है। तो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेहतरीन सा शानदार सा क्वेश्चन था ये।
बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दैनिक पत्रिका में दैनिक शब्द में विशेषण का प्रकार बताएं। बेहतरीन भाई, शानदार सा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि दैनिक जो शब्द है इसमें बताना है। तो दैनिक साथियों क्या होता है कि प्रतिदिन, हर दिन होने वाला। तो दैनिक पत्रिका का मतलब क्या होता है, अगर हम अवस्था की बात करें ऑप्शन को देखते हुए, तो अवस्था साथियों क्या होती है, जैसे कहें कि युवा अवस्था, किशोरावस्था, शैशव अवस्था, तो ये साथियों अवस्थाएं होती हैं। तो ये अब अवस्था की बात तो नहीं कर रहा है। आकार की बात करें तो आकार वही होता है चौकोर, तिकोना, आयताकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, ये हो जाते हैं आपके आकार। और यहीं पर अगर हम स्थान की बात करते हैं तो स्थान में होता है जैसे मुरादाबादी पीतल हो गई, रामपुरी चाकू हो गई, जैसे हो जाता है काबुली चने या काबुली घोड़े, या आप बताते हैं बनारसी साड़ी या मलिहाबादी आम। तो ये सब किसकी विशेषता बता रहे हैं? आम की विशेषता है कि वो मलिहाबाद का है। साड़ी की विशेषता क्या है कि वो बनारस की है। जबकि बनारस और मलिहाबाद क्या है, स्थान को प्रेजेंट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अब दैनिक आता है तो मतलब ये दिन मतलब समय की बात कर रहा होता है, और समय बोधक मतलब काल बोधक होगा। अर्थात यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही होगा। दैनिक पत्रिका, मासिक पत्रिका, साप्ताहिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक, छमाही, प्रतिवर्ष, शताब्दी, ये शब्द क्या बताते हैं? समय को बताते हैं। और समय में क्या हो सकता है? तो साथियों हो सकता है समय में नवीन, प्राचीन, नया, पुराना, बारहमासी आदि शब्दों का प्रयोग करके आप कालबोधक विशेषण को समझ सकते हैं। बात को समझ पा रहे होंगे। स्थान मतलब जैसे बोलते भारतीय लोग, तो लोगों की विशेषता क्या है कि वो भारत के हैं। जैसे चीनी लोग, तो विशेषता क्या होगी कि चीन के हैं। अफगानी लोग, अफगानी प्लेयर, तो प्लेयर की विशेषता क्या है कि वो अफगान के हैं। जैसे अमरीकी सैनिक, सैनिकों की विशेषता क्या है? वो अमेरिका के हैं। तो ये सारे शब्द जो अमेरिका हुआ, अफगानी हुआ, नेपाली हुआ, चीनी हुआ, भारतीय हुआ, तिब्बती हुआ, तो ये सारे क्या बताते हैं भाई? ये एक स्थान के विषय में बात कर रहे हैं, तो ये स्थान बोधक हो जाएंगे। बात को समझ पा रहे होंगे। दैनिक, मासिक, साप्ताहिक, ये सब क्या हैं? ये साथियों हैं कालबोधक विशेषण। तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा भाई, आज प्रत्येक घर में दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। क्या बेहतरीन सा क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है। तो आज राम प्रतिष्ठा, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है, उनका विग्रह स्थापित हो गया है। तो दीप तो खैर जलेंगे ही, लेकिन आपको बताना है कि कौन सा विशेषण है। तो विशेषण बताएंगे कहाँ, पहले तो ये ध्यान से समझना है। प्रत्येक प्रत्येक शब्द में बताना है। अभी हमने पीछे इसकी बात की भी है। तो प्रत्येक शब्द में बताना है कौन सा विशेषण है। तो भाई आज हो गई है प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा, और आप लोग भी कर लीजिएगा प्रतिज्ञा। और प्रतिज्ञा आपको काहे करनी है कि आप 25 दिनों तक जो भी बचे हुए शेष दिन हैं उसमें बहुत हचक के तैयारी करना है, बहुत शानदार मेहनत करना है, अपना स्कोर बेहतरीन करना है। और कतई भी जो फॉर्म सबमिट हुए हैं 50 लाख समथिंग, तो उनको देख करके कतई आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि फॉर्मों की संख्या आपकी उड़ान को डिसाइड नहीं करेगी। आपकी मेहनत आपकी उड़ान को, अपनी मेहनत को दिखाएगी। तो अपनी मेहनत करिएगा, 50 लाख हो चाहे 500 लाख हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पढ़ने वालों की संख्या बहुत कमी होती है। उसमें फॉर्म भरने वाले बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, तो फिर उनसे कोई दिक्कत लेना नहीं हो। उस बात को माइंड बिल्कुल भी नहीं करना है। अपनी पढ़ाई को निरंतर अच्छे ढंग से करते रहना है, सफलता अवश्य मिलेगी। सफलतागंज के माध्यम से थोड़ा बहुत सहयोग हो पाएगा, जो भी होगा मैं लोग करता रहूँगा, आप लोगों को इसी तरीके से जानकारी देता रहूँगा बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ। तो फिलहाल बताइएगा कि प्रत्येक घर में दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, दिए वाक्य में प्रत्येक शब्द है। तो भाई प्रत्येक शब्द भी बताया था। प्रत्येक मतलब जो बना हुआ है वो प्रति प्लस एक से बना हुआ है। प्रति मतलब होता है हर, और प्रति प्लस एक से बना हुआ, यण स्वर संधि का प्रयोग हुआ इसमें, हर एक। तो आज प्रत्येक घर में, प्रत्येक का मतलब है पर्टिकुलर, एक एक घर में दीप प्रज्वलित किया जाएंगे। तो यहाँ पर साथ में क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही होगा। डी फॉर
दिल ही इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आवृत्ति में भी हमने बताया गुना की बात होगी, 5 गुना, 2 गुना, 10 गुना। जैसे यहाँ पर आ जाए कि आज दिवाली की अपेक्षा 2 गुना दीप जलेंगे, तो 2 गुना शब्द आवृत्ति बोधक हो जाएगा। गणना बोधक यहाँ पर आ चुका है, तो जैसे कहा जाए कि आज 5 लाख दीपों का प्रज्वलन किया जाएगा, तो यहाँ पर 5 लाख एक निश्चित संख्या बताई जा रही है और गणना करके भी बताई जा रही है, मतलब 5 लाख एक गणना की गई है। यहीं पर अगर एक छोटी सी संख्या ले लिया जाए, जैसे 5 सेब, तो 5 सेब क्या है, सेबों की विशेषता है कि वो 5 है, वो गणना की गई है 1 2 3 4 5। समुदाय में होता दोनों, तीनों, पाँचों, दसों, इस तरीके से समुदाय होता है, दोनों, तीनों, चारों, पाँचों, ये समुदाय होता है। तो भाई डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जेठालाल को 50 से 60 रुपयों की आवश्यकता है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। तो बताओ भाई, जेठालाल को इतनी आवश्यकता पड़ गई 50-60 रुपए की, तो बताना है भाई इसमें विशेषण कौन सा होगा। तो 50-60 रुपयों का मतलब साथियों यहाँ पर है, 50-60 का मतलब है कि एक निश्चित संख्या नहीं दी हुई है। आप लोगों को लगातार यहाँ पर बैंड बाजे की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। जय राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, खुशी का माहौल सही है पूरे भारत में, तो हंस के लोग मना रहे हैं। थोड़ा सा शोरगुल हो जाएगा वीडियो में, खैर लाइव ध्यान देखें। तो देखिएगा भाई, जेठालाल को 50 से 60 रुपयों की आवश्यकता है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। अब यहाँ पर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं रुपयों की, तो रुपयों की गणना की जा रही है 50 से 60, लेकिन यहाँ पर साथियों अगर पूछा जाए कि ये निश्चित है अनिश्चित है, तो साथियों ये 50 से 60 रुपये जो बताए जा रहे हैं ये अनिश्चित संख्या होगी, क्योंकि अनिश्चित होने का रीजन ये है कि कोई एग्जैक्ट संख्या नहीं है, उसे 50 से भी काम कर सकता है, उसको 60 से भी चलेगा। अगर पीने वाला होगा 70 वाला लेता होगा, पौवा देसी वाला, तो 70-75 का चला जाएगा। तो फिलहाल मतलब एक निश्चित संख्या नहीं दी है। जब दिया जाए कि 20 रुपए की आवश्यकता है, तो वो निश्चित हो गया। कहा जाए कि 50 रुपए की आवश्यकता है, 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो वो निश्चित है। और वहीं पर कर दिया जाए कि उसे लाखों रुपए की आवश्यकता है, तो लाखों में मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो अनिश्चित हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये परिमाणवाचक है, संख्यावाचक। तो साथ में ये संख्यावाचक है, क्योंकि पैसों को तौला नहीं जाता है, उन्हें गिना जाता है। तो जिन्हें गिना जाता है वो संख्यावाचक होते हैं, जिन्हें मापा या तौला जाता है वो परिमाण, मतलब ही होता है माप या तौल। तो जिन्हें मापा तौला जाएगा साथियों वो हो जाते हैं परिमाणवाचक, जिन्हें गिना जा सकता है वह संख्यावाचक होते हैं। और संख्यावाचक हमने बताया 2 पार्ट होते हैं। तो 2 पार्ट में जब निश्चित संख्या बताई जाए कि 50 रुपये, तो वहाँ पर निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। जब 50-60 रुपये बताए जाएँ तो वो अनिश्चित हो जाएगा। उसी तरीके से साथियों परिमाणवाचक के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जब कहा जाए कि 5 लीटर दूध की आवश्यकता है, क्योंकि दूध जो है वो मापने वाली चीज़ है, अब उसे मापेंगे और एक निश्चित संख्या दे देंगे तो निश्चित परिमाणवाचक। वहीं पर कहा जाए कि थोड़ा दूध चाहिए, तो थोड़ा मतलब क्या हुआ, अनिश्चित हुआ, क्योंकि उसे मापा तोला तो जा सकता है, परंतु उसे मापा तौला नहीं गया है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ये सब क्या है, अनिश्चित हैं, अनिश्चित हैं। तो साथियों बेहतरीन सा क्वेश्चन होता है, इसको अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का ये भेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एक सेकंड थोड़ा सा, ये लगता है आज की क्लास का ही लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यही शानदार क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को, आज की वीडियो कहीं समाप्त करना पड़ेगा, और मिलेंगे हम आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग वीडियो को थोड़ा शेयर करते रहिएगा, लाइक कमेंट भी करते रहिएगा, और इसी तरीके से लगातार पढ़ते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।